नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राहुल धोटे। ऑल इंडिया रैंक 209 मेरा हिंदी मीडियम था। मैं बस हम लोग आज यहाँ क्यों किस तरीके से करने वाले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगा और देन हम कार्यक्रम की स्टार्ट करेंगे। ये विशेषकर उन लोगों को चिन्हित किया गया है जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, प्रिपरेशन करने के लिए दिल्ली नहीं आ पाते हैं और गाइडेंस की कमी होती है। क्योंकि हम ये अनुभव कह चुके हैं, रैंक 33 गंगा सिंह जी है, वो भी ये अनुभव करते हैं कि क्यों ना उन लोगों तक हमारी बात पहुँचे कि हम कैसे प्रिपरेशन हमने की है और कैसे सरलतम रूप में इस प्रिपरेशन को किया जाए। यदि हम दिल्ली नहीं आते तो भी क्या प्रिपरेशन की जा सकती है? तो हाँ, की जा सकती है, परंतु कैसे की जाए, इन सबको संक्षिप्त रूप में करने के लिए गंगा सिंह जी रैंक 33, मनोज जिंदल जी रैंक 53 और मैं हम तीनों ने मिलकर ऐसा प्रयास किया है कि आप लोगों तक वो स्ट्रेटेजी, वो संदेश हम लोग की किस तरीके से हमने तैयारी की है, आप लोगों तक वो संदेश पहुँचे। इसमें हिंदी माध्यम में मैं और गंगा सिंह जी आपका सब्जेक्ट पर डिस्कस करेंगे। गंगा सिंह जी विशेषकर जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 4, न्यूज़पेपर रीडिंग में कैसे साथ होना चाहिए और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कैसे करने उस पर फोकस करेंगे, जबकि मेरा फोकस होगा जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और साथ में ऐसे राइटिंग कैसे हो, इसके ऊपर हम ये देंगे। बिना समय गंवाते हुए मुझे लगता है कि जो मूल उद्देश्य था इसका, वो आप लोगों तक हमारी स्ट्रेटेजी पहुंचाना था और आज मैं खुश हूँ कि हम सभी यहाँ एकत्रित होकर ये कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि गंगा सिंह जी आए और अपने प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी से लेके जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 4 और अन्य के बारे में बताएं। मैं एक और बार जीएस के मार्क्स भी बता दूं कि गंगा सिंह जी के 417 मार्क्स जीएस में है, एसए में 157 है। श्री मनोज जिंदल जी के जीएस में मार्क्स 449 है और एसए में 158 मार्क्स है और मेरे 437 जीएस में मार्क्स है और 155 मेरे एसए में है। तो हम तीनों में पहले गंगा जी स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को अपने ज्ञान से मतलब आपको बताएंगे कि कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। थैंक यू। गंगा सिंह जी। हेलो दोस्तों, अभी गंगा सिंह जी से आपने जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी सुनी है, तो मुझे लगता है प्रीलिम्स तो हो जाएगा, लेकिन जीएस पेपर 2 प्रीलिम्स में जो है, जिसे हम सीसैट कहते हैं शॉर्ट में, उसके बारे में भी जानना थोड़ा सा आवश्यक है। ऑल्दो ये क्वालिफाइंग है, इसमें मात्र 66.66 नंबर आपको लाने होते हैं, 67, तो फिर भी एक हल्का सा मोटा मोटा आपको आइडिया होना चाहिए कि सीसैट में कैसे प्रिपरेशन की जाए या क्या होता है। मैं इंजीनियर हूँ तो थोड़ा आपको बता सकता हूँ। सीसैट की जब हम बात करते हैं, स्पेशली पेपर 2 की, सीसैट पेपर 2 को हम मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो इसके होगा, एक होता है आपका कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा आपका होगा लॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद आपका आ जाएगा बेसिक न्यूमरेसी। देखिए, तीनों में कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड बेसिक न्यूमरेसी, इन तीनों का जो वेटेज होता है जनरली 80 क्वेश्चन जो होते हैं 40, 20, 20, ये आप मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ, +-5 हो सकता है कि कॉम्प्रिहेंशन कम पूछे जाए, रीजनिंग का पोर्शन बढ़ा दिया जाए या बेसिक न्यूमरेसी का क्वेश्चन बढ़ा दिया जाए। इसमें से आपको क्वालिफाई करने के लिए अगर हम मार्क्स की बात करें तो 1/3 क्वेश्चन करने होते हैं। 1/3 क्वेश्चन अगर आप सही कर रहे हो तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। तो सबसे ज़्यादा जो 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, एक मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के, एक नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के। जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट हैं उन्हें इतनी दिक्कत नहीं होती क्वालिफाई करने में, मुझे लगता है कि बेसिक न्यूमरेसी के दम पर और रीजनिंग के दम पर आराम से हो जाता है। बट जो विदाउट मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले हैं, जिन्होंने मैथ्स 11वीं से नहीं पढ़ा हुआ है, उन्हें थोड़ी समस्या आती है, वो स्ट्रगल करते हैं, तो उनके लिए कॉम्प्रिहेंशन जो होता है वो संजीवनी होता है। लॉजिकल रीजनिंग मुझे लगता है कि दोनों को कंफर्टेबल है। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आप देख सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग में इतनी दिक्कत ना मैथ्स बैकग्राउंड वाले को आती है ना बिना मैथ्स वाले बैकग्राउंड को आती है। बट फिर भी अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस करना है तो आर.एस. अग्रवाल, इसमें आप देख सकते हैं आर.एस. अग्रवाल को। आर.एस. अग्रवाल काफ़ी हेल्पफुल है इसको सॉल्व करने के लिए, जो लॉजिकल रीजनिंग पोर्शन होता है। और इस लॉजिकल रीजनिंग में कैसे जाना है, इसका बहुत ही सिंपल तरीका है कि जो लास्ट अभी 2011 से ये पैटर्न आया हुआ है, 2011 के बाद से जितने क्वेश्चंस हुए, 2011, 12, 13, 14, 15, 16 और अभी 17 प्रीलिम्स हो जाएगा,
तो इन सबके क्वेश्चंस जो है प्रीलिम्स के सी सेट वाले जो है स्पेशली पेपर 2 के लॉजिकल रीजनिंग के आप छाट लीजिए, आपको एक आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उस पर वर्क कीजिए। ज़्यादा इसमें भटकने की जरूरत नहीं है कि पूरी आर एस अग्रवाल कर ली। सिलेक्टेड क्वेश्चन कीजिए, ब्लड रिलेशन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल टेस्ट हो गया, ये कुछ 2-3 इसकी यूनिट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट मेजरली लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर पे आपको डिडक्ट करना है। अब आता है कॉम्प्रिहेंशन में कैसे अप्रोच किया जाए। कॉम्प्रिहेंशन में अप्रोच करने के कई सारे तरीके होते हैं, मतलब आप जब सॉल्व करते हो, अगर आप उस बैकग्राउंड से नहीं हो तो कैसे जाना चाहिए। मुझे लगता है कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के लिए आप एडिटोरियल जो आते हैं, स्पेशली हिंदी माध्यम वाले हिंदी न्यूज़पेपर का, अंग्रेजी माध्यम वाले अंग्रेजी न्यूज़पेपर का, उसको पढ़िए, एक टाइम नोट कीजिए कि मैंने इतने टाइम में पढ़े, और उसको उस टाइम को रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए। उसको पढ़ने के बाद उस कॉम्प्रिहेंशन से आप क्या समझे 2 लाइन में लिखने का प्रयास कीजिए, तो ये आपकी कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस होगी। इसमें दोनों विन विन सिचुएशन ये है कि आपका जीएस भी प्रिपेयर हो रहा है, प्रिपेयर आप कर रहे हो, और कॉम्प्रिहेंशन भी प्रिपेयर कर रहे हो। और एक और इसमें जो की आपको ध्यान में रखना है वो है कि जब भी एक्सट्रीम वर्ड्स आए, जैसे नॉट एट ऑल या ओनली, ऑल, जनरली, 99% ये होगा ही। जब ऐसा स्टेटमेंट आएगा तो जनरली नॉट एट ऑल, ओनली, ऑल या 100% ऐसा होगा, ये चीजें जनरली कॉम्प्रिहेंशन में गलत होती है। जो पॉसिबिलिटीज होती है, मे बी, हो सकता है, कैन बी, इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई होती है कि ये आए। तो एक्सट्रीम वर्ड्स जब आए, एक्सट्रीम स्टेटमेंट आए, इसको गलत करना है, और इसमें एलिमिनेशन मेथड से जाना है कि ये ऑप्शन नहीं होगा। जैसे लेट सपोज ऑप्शन है 1 2 2 3 1 2 3 एंड 1 3, ये ऑप्शन आपको दिए हुए हैं ए, बी, सी और डी। लेट सपोज किसी सेकेंड वाले ऑप्शन में अगर दिया हुआ है कि नॉट एट ऑल, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई आपका स्टेटमेंट है, तो 2 आपका गलत हो गया। 2 जैसे ही गलत हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, तो आपका ऑप्शन डी हो गया। तो आपको एनर्जी कम लगानी पड़ेगी 1 एंड 3 में। तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि एक्सट्रीम वर्ड्स को अवॉइड करिए। एक बार आप लास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर के गो थ्रू जाइए, करेक्ट आंसर देखिए कि इसका आंसर क्या है और क्यों है, आप समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एक्सट्रीम वर्ड्स वाले बहुत ही रेयरली 1% अगर ऑप्शंस आप कह सकते हो तो 1% वो सही होते हैं, बट उतना रिस्क आप ले सकते हो। और दूसरा एलिमिनेशन मेथड, तो आपका कॉम्प्रिहेंशन सही होगा, और लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपको आर एस अग्रवाल के थ्रू थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट इसमें ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटा सा पोर्शन इसलिए रखा गया है कि जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले हैं उन्हें भी आज भी समस्या आती है कि कैसे जाया जाए, बट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस एक ही आपका वो होना चाहिए सी सेट में। और आप 10 दिन 15 दिन भी इस पर वर्क करते हैं प्रीलिम्स के पहले, 1-1 1.5 घंटा लगा के, तो मेरे हिसाब से क्वालिफाई करना आसान हो गया है। तो सी सेट के लिए बस इतना ही आज, बाकी आगे हम मेंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, जीएस मेंस के ऊपर हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। गंगा जी ने आपको जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 4 और न्यूज़पेपर रीडिंग के ऊपर आपको इनसाइट्स दिए हुए कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी। मैं जीएस पेपर 2, 3 और ऐसे के ऊपर आपसे डिस्कस करूंगा कि मैंने कैसी स्ट्रेटेजी अपनाई है। मेरे जीएस में जो टोटल स्कोर थे, यदि आप देखते हैं तो 437 है जीएस का मेरा स्कोर, जिसमें मुझे जीएस पेपर 2 में 102 आए हैं और जीएस पेपर 3 में 122 है। जीएस 2 में मैं इसे एवरेज कह सकता हूँ, 2 में ये अच्छा स्कोर है। तो दोनों मिला के, और मेरा मीडियम भी हिंदी है, तो हिंदी मीडियम में भी स्कोर किया जा सकता है, ये बताने के लिए मैं आपको मार्क्स बता रहा हूँ। मुझे लगता है जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी होती है, वो आपको फॉलो करना होगा और तब आपका स्कोर किया जा सकता है जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में। पहले मैं जीएस पेपर 2 को लेके डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, जीएस पेपर 2 को हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा। पहला पार्ट है जो बेसिक पॉलिटी से रिलेटेड है,
बेसिक पॉलिटी मतलब जैसा आपको रिसोर्सेस और सोर्सेस भी सभी हमारे सीनियर हमारे साथ वालों ने बताया है। तो जैसे लक्ष्मीकांत, इसमें आप बेसिक पॉलिटी में आप पढ़ सकते हो। डीडी बसु अगर कोई पढ़ना चाहे तो एक विकल्प हो सकता है। एक पहला है बेसिक पॉलिटी, दूसरा है गवर्नेंस। जो बेसिक पॉलिटी के जो कोर लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा, जैसे आरटीआई, अकाउंटेबिलिटी, ये सब जो डिबेट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, पॉवर्टी, ये सब गवर्नेंस के पार्ट में हम लेंगे। और तीसरा हम लेंगे आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये 3 पोर्शन है जीएस पेपर 2 में जिसको लेके हम प्रिपेयर करते हैं या हमें सॉल्व करना होता है। इन तीनों में यदि हम देखते हैं तो ये करंट बेस्ड होता है, ये भी करंट बेस्ड होता है, और ये स्टैटिक और करंट का मिक्सचर होता है। ये आपका करंट डेवलपमेंट जितना हुआ उससे रिलेटेड आएगा, आईआर आपका करंट डेवलपमेंट जितना हुआ उससे रिलेटेड आएगा। इसमें थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट है प्लस करंट पार्ट भी आएगा। ये इस तरीके से जीएस पेपर 2 को हम डिवाइड कर सकते हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो करंट तीनों पोर्शन में इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंट के बिना, करंट अफेयर्स पढ़े बिना जीएस पेपर 2 को अप्रोच नहीं किया जाता। सेम विद जीएस पेपर 3 पे हम डिस्कस करेंगे। तो जीएस पेपर 2 में जो आपको है, जैसे न्यूज़पेपर में दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, जिसके ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, और मैगजीन में कोई एक मैगजीन जो आप पढ़ना चाहो, विजन की हिंदी में अवेलेबल है। साथ में लुकमान एडिटोरियल का भी इस बार हिंदी में मोस्ट प्रोबेबली वर्जन आ रहा है, मैं वो पढ़ता था। और अन्य जैसे दृष्टि आपको सजेस्ट किया है गंगा जी ने। तीनों में से जो भी आपके हिसाब से आपको अच्छी लगती है आप चूज कीजिए। एक न्यूज़पेपर दैनिक जागरण, जनसत्ता संडे, और साथ में इन मैगजीन में से कोई भी एक मैगजीन जो आपको पसंद हो। इन तीनों का जब हम मिश्रण करेंगे तो बेसिक आपका करंट का जो है आप अवेयर होगे कि डेवलपमेंट कैसे हुआ है। आंसर राइटिंग पे मैं इस पे ज्यादा डिस्कस करना चाहता हूँ। कंटेंट में मोर और लेस नॉलेज वाइज सभी का इतना ही सिमिलर होता है, 19-20 का डिफरेंस होगा। फिर एक को 80 नंबर आ रहे हैं, एक को 100 नंबर आ रहे हैं, एक को 120 नंबर आ रहे हैं। ये जो वेरिएशन है ये आंसर राइटिंग का है। तो जीएस 2 और जीएस 3 को मैं एक साथ क्लबिंग करके आंसर राइटिंग की मेरी स्किल्स आपको बताना चाहूंगा, जो मुझे लगता है हेल्पफुल होगी। तो ये जीएस 2 के लिए बेसिक जो मटेरियल आप पढ़ते हो आप वहीं से पढ़िए। साथ में इसमें एक चीज जोड़ दीजिए, वो है सिलेबस। आपको सिलेबस को घोटना है। सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या दिया हुआ है। जैसे इस बार कॉसी जुडिशियल बॉडी के ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन आया, व्हाट आर कॉसी जुडिशियल बॉडीज और व्हाट इज कॉसी, जो भी आया है। तो कॉसी जुडिशियल बॉडी सिलेबस में एक वर्ड दिया हुआ है, उस वर्ड से सीधा सीधा क्वेश्चन आया। आपको पता होना चाहिए कि कॉसी जुडिशियल बॉडी क्या होता है। इसलिए सिलेबस में जो जो चीजें दी गई हुई है उसको हिंदी माध्यम वाले भी, अंग्रेजी माध्यम वाले भी गूगल कीजिए, गूगल करके पढ़ने का प्रयास करें क्या है जो लक्ष्मीकांत के बाहर है गवर्नेंस सिस्टम में। या फिर एआरसी की जो सेकेंड एआरसी जो दी हुई है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ये हिंदी में अवेलेबल है। सेकेंड एआरसी जो है वो हिंदी में अवेलेबल है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी और इन सबसे रिलेटेड आपको मिल जाएगी। लेकिन आपको हिंदी में अगर समस्या होती है तो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आपको ये सर्च करना है कि जो गवर्नेंस का सिस्टम दिया हुआ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आजकल इंटरनेट पर अवेलेबल है। जो नहीं कोचिंग एफर्ट कर सकते वो भी घर बैठे हुए हैं, सिर्फ गूगल करके आपके बेसिक नोट्स प्रिपेयर होना चाहिए। अगर आपके बेसिक नोट्स प्रिपेयर नहीं है जीएस 2 के, जीएस 3 के, तो मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ये आपका बेसिक। साथ में इसी के साथ मैं जीएस पेपर 3 का डिस्कस कर रहा हूँ। जीएस पेपर 3 में भी पहले इकोनॉमी का, बेसिक इकोनॉमी का टॉपिक है, उसके बाद एग्रीकल्चर से रिलेटेड टर्म्स है, देन आप साइंस एंड टेक भी इसमें आता है और इंटरनल सिक्योरिटी भी आता है। साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट भी इसी में है। तो ये जो टॉपिक्स है, आप जीएस पेपर 3 में जब जाएंगे तो ईच टॉपिक के ऊपर आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं इस बार का आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक प्रश्न आया था, कृषि विकास में भूमि सुधारों की भूमिका की विवेचना कीजिए। भारत में भूमि सुधारों की सफलता के लिए उत्तरदायी कारकों को चिन्हित कीजिए। भूमि सुधार पर सीधा आपका प्रश्न आया जब आप जीएस पेपर 3 में एग्रीकल्चर वाले पोर्शन में जाओगे, जो तीसरा चौथा पांचवा पॉइंट्स है उसके अंतर्गत, उसमें लैंड रिफॉर्म सीधा सीधा टर्म्स है। यही इंपॉर्टेंस है सिलेबस का।
अगर मुझे इस प्रश्न को डील करने में समस्या नहीं हुई और जिस हिसाब से मेरे जीएस पेपर 3 में नंबर आए, मुझे लगता है कि बेसिक्स पढ़ने का मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। आप गूगल कीजिए व्हाट आर लैंड, मतलब लैंड रिफॉर्म्स क्या है, कितने तरीके से लैंड रिफॉर्म्स हुए, 4 सुधार हुए भूमि सुधार में, वो कौन कौन से आपको मिल जाएंगे। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल है लैंड रिफॉर्म्स पे, अगर आप गूगल करते हैं तो .gov वाले जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा रिलायबल और ऑथेंटिक होते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इन सब की प्रिपरेशन एटलीस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन सबके बारे में, 1 पेजर हम कह सकते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स क्या है, 1 पेजर प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद खाद्य प्रसंस्करण क्या है, 1 पेजर प्रिपेयर कर लीजिए। जो रिपोर्ट आप देख सकते हो खाद्य प्रसंस्करण मिनिस्ट्री की, उसकी सिर्फ हेडिंग कीवर्ड्स उठाइए, क्योंकि आपको लिखना है 200 वर्ड्स में। तो कीवर्ड्स आप उतार लीजिए। इस तरीके से सिलेबस से अलाइन होकर एक बार आप बेस GS 2 और 3 का बना लेते हो। तो क्या बेस बना लिया तो क्या स्कोर अच्छा आएगा? नहीं, ये सिर्फ बेस बना हुआ है गूगल करते हुए और आपने इंफॉर्मेशन गैदर की है। अब इसको यूटिलाइज कैसे करना है वो आपको स्कोर दिलाएगा किसी भी जीएस के पेपर में। तो जीएस पेपर 2 और 3 के साथ में आंसर राइटिंग का एक छोटा सा सेगमेंट की कैसे आंसर राइटिंग में मेरी अप्रोच थी इतने मतलब इन सब्जेक्ट्स को डील करने में, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो जैसे हम देखते हैं आंसर राइटिंग में, स्पेशली मैं जीएस पेपर 2 और 3 की बात कर रहा हूँ। जीएस पेपर 1 में आपको वैसे भी इनसाइट्स मिल चुके हैं और वो स्टैटिक पार्ट होता है। जीएस 4 का डायनामिक्स थोड़ा सा अलग है एथिक्स का, बट 2 और 3 का नेचर सेम है। तो इसमें आंसर राइटिंग में क्या अप्रोच होना चाहिए? सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इसको आपको इंट्रोडक्शन के फॉर्म में, इंट्रोडक्शन आएगा क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है। जब आप आंसर स्टार्ट करोगे आपका इंट्रोडक्शन आएगा, देन आपका है आर्ग्यूमेंट या जो भी आप इसको कहो, डिस्कस, जो भी आप बिल्डअप करोगे, एंड देन कंक्लूजन। ये फॉर्मेट हर किसी आंसर में आपको देना ही देना है। स्पेसिफिकली 3 चीजें मैं मानता हूं आंसर राइटिंग में होती है। एक होता है टाइम मैनेजमेंट, हम एक एक कंपोनेंट डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है स्पेस मैनेजमेंट, और तीसरा मुझे लगता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसको हम निगलेक्ट करते हैं, एनर्जी मैनेजमेंट। ये कंपोनेंट क्या है? देखिए बेसिक्स आपने पढ़ लिया है, जीएस पेपर 2, 3 गूगलिंग कर ली है, लेकिन अब आपको आंसर लिखना है जो सबसे बड़ा टास्क है। तो जनरल हमें पता होता है इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट एंड कंक्लूजन, हमेशा हमें ये पता होता है कि यही लिखना है करके, बट इसको कैसे लिखना है, ये इन 3 पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ये आपके आंसर्स को और अच्छा बना सकता है। जैसे टाइम मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए आज अगर मैं आपको कोई प्रश्न दूं और आपको कहूं कि आप आधा घंटा बाद मुझे मिलिए, उत्तर लिखिए, आप बहुत अच्छा उत्तर लिख के आएंगे, लेकिन क्या उस आंसर को आप 9 मिनट में लिख सकते हैं? ये सबसे मुख्य प्रश्न आपके सामने है। तो जब हम 9 मिनट में लिखने आते हैं तो हमें आधी चीजें याद नहीं आती है, आधा टाइम निकल जाता है, और अगर एक क्वेश्चन पे हम 10 से 12 मिनट अगर लगाते हैं तो हम 12 मिनट अगर एक क्वेश्चन पे लगा दे तो हम 15 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो वहां कंपटीशन में आप पिछड़ जाते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। आपको 9 मिनट के अंदर वो क्वेश्चन लिखना है। अगर आप उसको लिखने के कैपेबल हो तो आपने जो नॉलेज गैदर किया हुआ है वो ठीक है, नहीं लिख पाते हो तो उसका कोई मतलब नहीं कि आप उस प्रश्न के बारे में कितना जानते हो, बाहर आकर कितना उसको बताते हो, या उसके ऊपर आपने पीएचडी कर रखी है। अगर आपको थोड़ा सा पता है, वो पूरा का पूरा आपने 9 मिनट में लिख दिया तो भी आप आगे हो गए। इसीलिए इस एग्जामिनेशन की जो नब्ज है वो है यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज विद इन 9 मिनट्स। अगर 9 मिनट और 250 वर्ड्स में आप अगर 250 वर्ड्स में अगर आप लिखने के कैपेबल हो तो आप इस कंपटीशन में काफी अहेड हो, नहीं तो थोड़ा मुश्किल है। स्पेस मैनेजमेंट क्या है? हिंदी माध्यम के विद्यार्थी विशेषकर, होता क्या है कि हिंदी माध्यम में हमें ऊपर लाइन खींचनी होती है, ठीक है। जैसे मैं अगर लिखूं लुकमान या राहुल लिख दूं अपना नाम, जैसे ये लिखा है, ऊपर लाइन खींचनी होती है। तो जब आप ऊपर लाइन खींचते हो 60 पेज ब्लैंक पेज पे कभी लाइन खींच के देखना, तो आपको कम से कम 12.5 से 15 मिनट लगेंगे। तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी वैसे भी इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी से 15 मिनट पीछे होता है, एक। दूसरा, इंग्लिश में आप जैसे मैनेजमेंट है, यदि सब जुड़े हुए हैं, आप पेन नहीं उठाना होता है, बट हिंदी में हर शब्द के लिए आपको पेन उठाना होगा, तो उसमें भी आपकी स्पीड स्लो होगी। तो
इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्पीड नहीं बढ़ा सकते हो, स्पीड बढ़ा सकते हो, बट एक औसत स्पीड में अगर आपको लिखना है तो आपको स्पेस मैनेजमेंट आना चाहिए। अगर ये 3 पेज आंसर में है, पेज नंबर 1, 2, 3, जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो जनरली अगर 2.5 पेज का आंसर लिखा हुआ है तो एक साइकोलॉजिकल हम बोल सकते हैं, जो मतलब एग्जामिनर होता है उसको लगता है कि मटेरियल ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि पेज भरने की बात कर रहा हूं मैं, ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है कि अगर मैं 2.5 पेज का मटेरियल अगर इतने पेज में लिख दूं और वही मटेरियल में 2.5 पेज के लाऊं तो आपके माइंड में हल्का सा आधा नंबर का भी डिफ्लेक्शन हो सकता है। और वो जो आधा नंबर है वो जीएस में टोटल होता है एक पेपर में 10 नंबर और 4 पेपर में हो जाएगा 40 नंबर, विच इज अ ह्यूज अमाउंट। तो ये आधा नंबर को हमें ध्यान में रखने के लिए स्पेस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है कि इतने में आपका खत्म हो, 2 से 2.5 पेज, और दूर दूर साफ साफ लिखा हो। इसका फायदा ये होता है कि एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी होती है, वो जल्दी समझ पाता है कि आपने क्या लिखा हुआ है, और उसका कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल इंप्रेशन जरूर आएगा। स्पेस मैनेजमेंट का एक और जो दूसरा पहलू है, एक तो लेंथ हो गई ताकि आपकी राइटिंग इतनी हो कि आप 2.5 पेज भर सको, भले वर्ड्स कम कर सकते हो। दूसरा होता है जैसे ये पेज है आपका, ये मार्जिन के साथ छूटा हुआ है, ऐसा पेज होता है यूपीएससी में, जिन्होंने मेंस दिया है वो जानते होंगे। इसमें जब आप लिखते हो, जैसे आप यहाँ ये क्वेश्चन लिखा हुआ होता है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, जब आप आंसर स्टार्ट करो यहाँ से शुरू कर सकते हो, ये आप आंसर लिख रहे हो। जब इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, इंट्रोडक्शन में आपको क्वेश्चन के जो कीवर्ड्स होते हैं जिसके ऊपर आप डिस्कस करने वाले हो वो आपको यहाँ लिखना होगा इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन का मतलब कीवर्ड्स, क्वेश्चन का एक कीवर्ड होता है जिसके ऊपर पूरा क्वेश्चन बिल्डअप होता है, एक थीम होती है, उसको उठा के आपको यहाँ डिफाइन करना होगा। जब आप इस चीज को डिफाइन कर देते हो देन आपका बॉडी पार्ट स्टार्ट होता है, आपका आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होता है। जैसे आपसे कुछ भी पूछा जाए, जैसे लैंड रिफॉर्म्स के क्या क्या फायदे हुए, जैसे ये प्रश्न का एग्जैक्ट प्रश्न नहीं है, मैं आपको प्रश्न लेके मुझे लगता है कि आप ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। कृषि विकास में भूमि सुधारों की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो आपको भूमि सुधार की क्या भूमिका रही कृषि विकास में, तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कृषि विकास इससे हुआ है या नहीं हुआ है, ये आर्गुमेंट पूछ रहा है। और दूसरा पूछ रहा है भारत में भूमि सुधारों की सफलता के लिए उत्तरदायी कारक बताइए। तो पहली बात तो कई लोग हम यही मानते हैं कि भूमि सुधार नकारात्मक शब्द है, कि भूमि सुधार इतना हुआ नहीं है जितना हम चाहते हैं, लेकिन इसमें दिया कि इसकी सकारात्मक भूमिका या क्या उत्तरदायी कारण है कि ये सफल रहे। तो भूमि सुधार में 2 पहलू सुधार सफल रहे। अगर आपने बेसिक्स पढ़ा हुआ है तो आप वो भूमि सुधार के उन पहलुओं पर लिख सकते हो। तो जब इंट्रोडक्शन यहाँ आएगा तो इंट्रोडक्शन में आपको एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और भूमि सुधार, ये 2 कीवर्ड है इसमें, कि कैसे हमारा कृषि विकास हुआ और भूमि सुधार का उसमें योगदान रहा और उसकी सफलता के कारक क्या है। तो इंट्रोडक्शन में हमेशा से ही कृषि विकास या भूमि सुधार से लिंक करते हुए कोई आपको एक इंट्रोडक्शन लिखना होगा। आपके पास कोई कोटेशन है आप जा सकते हो, बट मेरे हिसाब से जीएस में ज़्यादा वो करने के बजाय क्रिएटिविटी अगर आपको करना है तो आप फ्लो चार्ट में, डायग्राम में और मैप्स, इन चीज़ों में बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल आपको फ्रीडम होगी। ये तीनों बिल्कुल आपका आधा आधा नंबर, एक एक नंबर बढ़ाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। बट इंट्रोडक्शन आप एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और लैंड रिफॉर्म से लिखिए। उसके बाद आपका जो भी है, आपको लगता है कि सफलता के उत्तरदायी कारक निम्न है, तो जब आप पॉइंट में लिखने का प्रयास कीजिए, 1 2 3, इतना स्पेस बचाइए। हिंदी मीडियम विशेषकर, इंग्लिश मीडियम में भी लिखते हो तो कोई समस्या नहीं है। ये जो स्पेस बचा, तो ये आपके जो छोटा सा आंसर हो रहा था ये आपका 2.5 पेज तक, 3 पेज तक खत्म होगा और ये दिखने में सुंदर लगेगा कि आपने पॉइंट 1 2 3 दिया हुआ है। तो जब आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि इसके उत्तरदायी कारण निम्न है, 1 2 3, ये स्पेस बचाइए। देन आप जब अगेन इसका कनेक्टिंग लाइन जा रहे हैं तो आगे यहाँ से पैराग्राफ शुरू करके फिर लिखिए। देन अगेन पॉइंट्स अगर आपको देना है तो उस फॉर्मेट में आप लिखिए। सब हेडिंग अगर यहाँ पे दे सकते हो तो बहुत अच्छा है, और इसके आगे 2 लाइन 3 लाइन से बड़ा पॉइंट नहीं होना चाहिए। पॉइंट में लिखना है, 2 या 3 लाइन से बड़ा पॉइंट नहीं होना चाहिए, और स्पेस मैनेजमेंट करते हुए लिखना है ताकि सुंदर और दूर दूर दिखे। हैंडराइटिंग ठीक नहीं है, हैंडराइटिंग बहुत खराब भी है आपकी, थोड़ी ठीक हो अच्छा है, लेकिन उसी हैंडराइटिंग को अगर आप सही तरीके से दिखाते हो वो भी सुंदर लगने लगती है। तो मुझे लगता है कि आप अपनी हैंडराइटिंग और ये सब जो आधा आधा नंबर की जो साइकोलॉजी है इस पर आप वर्क करें तो ये ज़्यादा अच्छे से आपको मार्क्स दे जाएगा। उसके बाद ये हो गया स्पेस मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मतलब 9 मिनट 250 वर्ड्स, स्पेस मैनेजमेंट मतलब उन 250 वर्ड्स को कैसे लिखना है। देन व्हाट इज एनर्जी मैनेजमेंट। एनर्जी मैनेजमेंट का मतलब होता है, जनरली ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे नहीं पता कि कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, बट एनर्जी मैनेजमेंट जब भी हम बात करते हैं इसका मतलब होता है, मैं स्टार्टिंग में जब
पेपर आता है तो बड़ा वो आप एनर्जाइज होते हो, इंथुसियाज होता है कि यार पेपर सॉल्व करना है, 45 मिनट 50 मिनट 1 घंटे तक। बीच का जो 1 घंटा होता है ना, वो बस हाथ चल रहा होता है, दिमाग और हाथ का जो स्पीड होती है, जो एफिशिएंसी होती है, वो डाउन होती जाती है। फिर जब आखिरी में बेल बजती है कि अब आधा घंटा बचा है या 20 मिनट बचे, तब और स्पीड में आप मतलब आपकी एनर्जी और स्पीड आती है। वो थ्रू आउट पेपर अगर कैरी आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। बीच के क्वेश्चंस में जनरली हम दब जाते हैं, मतलब ये मेरा अनुभव है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और दूसरा इसका ही कंपोनेंट है, एक पूरे 3 घंटे आपको कंसिस्टेंटली वैसे ही चार्ज रहना है जैसे आप पहले स्टार्ट हुए हो। और दूसरा ये है इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, मुझे लगता है आपको जो क्वेश्चन आता है जनरली हम वो पढ़ के गए, हम एग्जामिनेशन में उतार के आ जाते हैं। हमें हमेशा से इनोवेटिव रहना है, क्रिएटिव रहना है। हमें वो भला ही क्वेश्चन आता है, पूरा डेटा पता है, बट फिर से फ्रेश क्वेश्चन जैसा उसको डील करना है। नहीं तो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि 1 साल बहुत अच्छे नंबर और उसके बाद पुराने मेंस में बहुत बुरी तरह मेरे मार्क्स आए थे। रीजन यही था कि मुझे आंसर पता थे, मैंने नई इनोवेशन और एनर्जी नहीं की। तो मुझे लगता है कि हर क्वेश्चन को नया क्वेश्चन देखना चाहिए, हर क्वेश्चन को आपको ऐसे डील करना चाहिए जैसे आप फ्रेश लिख रहे हो। आपको आता हो तो आपका कंटेंट उसमें काम आ जाएगा, बट जो नए डायग्राम्स है, फ्लो चार्ट है, मैप्स है, ये सारी चीज़ें आपको करना है और यही एनर्जी मैनेजमेंट का कंपोनेंट है। तो कुल मिलाकर टाइम मैनेजमेंट, स्पेस मैनेजमेंट और एनर्जी मैनेजमेंट जब आप देते हो तो एक बेसिक कंटेंट के साथ, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, बेसिक कंटेंट के साथ आपका डिलीवरी बहुत अच्छा होता है और मार्क्स आपके डिलीवरी से आएंगे। आप कितना भी कंटेंट पढ़ लीजिए, जैसे मैं इसको अपनी लैंग्वेज में जो कहता हूँ कि सिविल्स का एग्जामिनेशन एक कीप की जैसा है, ऐसा ये यहाँ से आपके मार्क्स निकलते हैं। अगर आपको मार्क्स बढ़ाने हैं तो आपको ये वाइडन करना पड़ेगा। जनरली हमारे साथ क्या होता है कि इस बार अगर हमारा मेंस नहीं हुआ तो हम और बुक्स पढ़ने लग जाते हैं, हमारा नॉलेज जो है वो हम ब्रॉड करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि फिर नहीं हुआ, फिर कुछ दिक्कत है तो ये पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे। आप कितना भी नॉलेज ब्रॉड करो, जब तक आपका प्रेजेंटेशन, डिलीवरी और स्ट्रक्चर सही नहीं होगा तब तक आपके मार्क्स नहीं आएंगे। ये गलती हम कर चुके हैं, इसलिए आपको संदेश दे रहे हैं। अगर आपको मार्क्स बढ़ाना है, लिमिटेड नॉलेज भी आपके पास है, इतना भी नॉलेज है, लेकिन मार्क्स बढ़ाना है तो आपकी डिलीवरी और उसको आप अच्छा कर लीजिए, आपके मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे कंपेयर टू अर्लियर। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि स्ट्रक्चर आपका आंसर राइटिंग का हमेशा से इंट्रोडक्शन, आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन पे अभी हम आते हैं। इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसके बाद जो आप पॉइंट्स दे रहे हैं इन तीनों के साथ आपको लिखना है। ऑल्दो आंसर राइटिंग पे हम सेपरेट क्लास करेंगे कि कैसे आंसर राइटिंग करना है, उसमें स्पेसिफिकली हम 10-15 क्वेश्चन हर GS 2 और 3 के डिस्कस करेंगे, बट अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। और कंक्लूजन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये जो कंक्लूजन का पार्ट है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जब मार्क्स है जो लास्ट में टिक होता है तब आपके मार्क्स चढ़ते हैं। तो जो एग्जामिनर है अगर उसको लग गया कि जो क्वेश्चन में है उसने कंक्लूड कर दिया, उसको बांध दिया सारे आर्ग्यूमेंट्स को, तो आपके मार्क्स अच्छे हो गए। और ये खुला रह गया तो आपके मार्क्स आधा या 1 नंबर कम होने की प्रोबेबिलिटी है। और अगर वो कम होता है तो अगेन 40 नंबर का गैप GS में क्रिएट किया जा सकता है, सिर्फ आधे नंबर से। इसलिए कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर GS पेपर 2 और 3 के मेरे मार्क्स को अगर मैं समराइज करूं तो एक बेसिक कंटेंट सिलेबस वाइज, आप सिलेबस को बहुत अच्छे से देखिए, उसके ऊपर आपका बेसिक सबका 1 पेजर तैयार होना चाहिए कि हाँ मुझे लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पता है, मुझे सिंचाई तकनीक के बारे में पता है, मुझे फूड प्रोसेसिंग के बारे में पता है, मुझे इन्वेस्टमेंट मॉडल्स के बारे में पता है, ये GS पेपर 3 के टॉपिक्स है, मुझे पता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे काम करते हैं, NGO का क्या रोल होता है, ये सारे टॉपिक्स है GS 2-3 मिला के बता रहा हूँ। जब आप ये क्लियर होगे और आंसर राइटिंग इस तरीके से लिखोगे तो मुझे लगता है कि आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और मेन फोकस आपका डिलीवरी पार्ट पर होना चाहिए, कंटेंट एक बेसिक एक्यूमुलेटेड होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो यही GS पेपर 2 और 3 की स्ट्रेटेजी है। उसके बाद हम ऐसे के ऊपर हम और डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, हम अब निबंध पर चर्चा करेंगे। निबंधों को लेके काफ़ी कंफ्यूजन है, काफ़ी सबकी डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है, काफ़ी सब्जेक्टिव है। मुझे निबंध में 155 आए हैं इस वर्ष। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्या मेरी अप्रोच थी और कैसे नंबर आए। बहुत ही सिंप्लीफाई वे में मैं कहूँ तो निबंध में 3 चीज़ें होती है। इंट्रोडक्शन, जो अब हम स्टार्ट करते हैं उसको कहते हैं, बॉडी पार्ट, और तीसरा कंक्लूजन। ये बहुत ही सिंपल वे में मैं बता रहा हूँ, एकदम ही लेमैन लैंग्वेज में, फिर हम इसके अंदर और जाएंगे।
इंट्रोडक्शन मतलब क्या, बॉडी पार्ट मतलब क्या और कंक्लूजन मतलब क्या। एक ऐसे जो इस बार आया था, मैं उसके ऊपर आपको डिस्कस करते हुए बताऊंगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मिथ और रियलिटी, ये क्वेश्चन पूछा था। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मिथ और रियलिटी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मिथ और रियलिटी, ये जब पूछा गया था कि इसका मतलब ये मैंने ऐसे लिखा हुआ है, मैं इसको आपको डिस्कस करना चाहूँगा। तो इंट्रोडक्शन में जो होगा, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी निबंध की थीम होती है, निबंध का एक समझ होती है कि वो जो टॉपिक है वो क्या कहना चाहता है, उसके ऊपर जब आप उसको बताते हो तो इंट्रोडक्शन वो होता है। इसको बताने के कई तरीके हो सकता है आप कविता के फॉर्मेट में लिखो, हो सकता है आप कोई कहानी लिखो, हो सकता है आप कोई कोटेशन मतलब उद्धरण लिखो, या हो सकता है आप बिल्कुल सामान्य तरीके से शुरुआत करो। ये कैसे भी शुरुआत करो, मैंने कोशिश की थी कविता लिखने की, कहानी लिखने की, बट मेरे स्टाइल जो आर्ट ऑफ राइटिंग होती है उससे मैच नहीं करता, मुझे उद्धरण से शुरू करना अच्छा लगता है। तो कविता, कहानी, उद्धरण या सामान्य जो भी हो, जो भी आपके स्टाइल हो, इसके थ्रू जो टॉपिक दिया, जैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मिथ और रियलिटी, तो व्हाट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये कीवर्ड है। अगर आपको यहाँ कोई ऐसी कहानी, खैर ये बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है तो थोड़ा इसमें कहानी और कविता का स्कोप कम है, लेकिन कोई महिलाओं से रिलेटेड आता है या वैश्वीकरण से रिलेटेड कोई निबंध लिखने को आता है, तो उसमें आप जरूर कविता और कहानी से शुरू करते हुए आप दिखा सकते हो कि टॉपिक क्या कहना चाहता है। उदाहरण देकर भी इसमें अगर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में किसी बड़े व्यक्ति का कोई टॉपिक है, कोई स्टेटमेंट है, वो आप कोट करके शुरू कर सकते हो, या सामान्य तरीके से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है ये आप बता के शुरू कर सकते हो। तो मुझे लगता है इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप समझते क्या हो। ये तो बहुत सिंपल है, जैसे इनोवेशन वाला जो ऐसे लास्ट ईयर आया था कि इनोवेशन सोशल और इकोनॉमिक चेंज को लीड करता है, तो आप उस टॉपिक से क्या समझते हो उसको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी होता है, ये होता है इंट्रोडक्शन का पार्ट। देन जब हम बॉडी पार्ट में आते हैं तो हम क्या करते हैं, जब आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हो तो उसके साथ उसी फ्लो में आपको सबसे पहले ये बताना होता है कि आप क्या डिस्कस करने वाले हो। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, बट मैं ये कोशिश करता था कि मैं ये बताऊं कि मैं आगे क्या डिस्कस करने वाला हूँ, मतलब किस किस थीम पर मेरी टॉपिक होगी। जनरली मुझे इस टाइप के टॉपिक्स चूज करना पसंद है जिसमें क्वेश्चन मार्क हो, क्या ऐसा हो सकता है, बेन और बोन, मिथ और रियलिटी, क्योंकि इसमें मेरा एक स्टैंड है और वो स्टैंड क्लियर है कि मैं जानता हूँ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रियलिटी है। अब मुझे उसको प्रूफ करना ही कैसे है, तो बॉडी पार्ट में मैं आर्ग्यूमेंट्स दूंगा। मैंने पहले कोऑपरेटिव फेडरलिज्म डिफाइन कर दिया क्या है, उसके बाद मैं इसको डिस्कस करूंगा कि मैं आगे कैसे जाने वाला हूँ, क्या इस थीम पे मतलब क्या क्या डिस्कस करूंगा इस ऐसे में। देन मैं आर्गुमेंट्स दूंगा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मिथ है या रियलिटी। जैसे मैंने जो किया था, मैंने इसके 3 कंपोनेंट लिए थे, फाइनेंशियल कंपोनेंट रिलेशनशिप में, पॉलिटिकल एंगल इसका, और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल। मुझे लगता है कि अगर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन तीनों जगह पे है तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को रियलिटी प्रूफ किया जा सकता है। तो मैंने इन तीनों एंगल को, फाइनेंशियल में मैंने आर्ग्यूमेंट्स दिए, आर्टिकल्स कोट किए, एग्जांपल्स दिए, अभी जो जो फाइनेंशियल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सेंटर स्टेट रिलेशन में राज्य और केंद्र के बीच जो संबंध है, तो राज्य और केंद्र के बीच में क्या वित्तीय संबंध में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, तो मुझे लगा कि हाँ है, तो मैंने लिखा कि हाँ इसमें हमें दिखता है कि रियलिटी है। पॉलिटिकल, मैंने कहा कि ऐसा लगता जरूर है कि कुछ समस्या है, कुछ चुनौती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये मिथ है, ये भी रियलिटी है। इसमें मैंने आर्टिकल और एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा कोट किए। और देन एडमिनिस्ट्रेटिव में भी अगेन मुझे आर्टिकल याद थे कि किस किस क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस होते हैं, तो मैंने कहा कि इसमें भी रियलिटी एविडेंट है। देन लास्ट में मैंने इन आर्ग्यूमेंट्स को और इन सबको डेवलप करते हुए कहा कि हाँ हम ये कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रियलिटी है। परंतु क्या आगे मैंने और इस लॉजिक को एक्सटेंड करते हुए कहा कि रियलिटी जरूर है बट इसमें चुनौतियां हैं। तो ये जो कंक्लूजन जब हम स्टार्ट करते हैं, या आप इसको बॉडी पार्ट का ही पार्ट मान सकते हो, कि यहाँ मैंने चैलेंजेस ऑल्सो दिखाया, आपको दिखाना पड़ेगा। और जब आप चैलेंजेस दिखाते हो तो आपको सॉल्यूशन दिखाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपका विजन ब्रॉड है, चुनौतियां जानते हो तो समाधान भी जानते हो।
तो मैंने बताया कि हाँ रियलिटी है, लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस गिना है, उसका सॉल्यूशन बता के मैंने ये बताया कि इनका सॉल्यूशन इस तरीके से किया जा सकता है। एंड देन लास्ट में कंक्लूजन करते हुए मैंने कहा कि यस, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रियलिटी है, और अगर हम इन चैलेंजेस को अच्छे से टैकल करें तो हम इसको और मजबूत कर सकते हैं। और इसमें बड़ी बात करके आना है कि जो देश के लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, या जो भी आप कह सकते हो, संविधान, लोकतंत्र, तो हर पारदर्शिता, ये जो कुछ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, केंद्र राज्य संबंध में जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड्स है वो भी मैंने प्रयोग काफी ज्यादा किए थे। तो मुझे लगता है कि इंट्रोडक्शन में आपको ये मेंटली क्लियर होना चाहिए कि आपको इस टॉपिक का क्या टॉपिक से आप समझते हो वो बताना है, किसी भी माध्यम से बताऊं, उसमें कोई पेनल्टी नहीं है। हम अलग अलग फ्रेंड्स लोग हैं, सब अलग अलग स्टाइल में लिखते थे, लेकिन सबके नंबर ठीक है। उसके बाद बॉडी पार्ट जब आप लिखोगे वो आर्ग्यूमेंट बेसिस पे होना चाहिए, और यार जितने ज्यादा हो सके एग्जाम्पल्स दो, आप जितने ज्यादा हो सकते हो उदाहरण, या फिर जितना उदाहरण आप जिसको लाइव बना सकते हो इस ऐसे को आर्ग्यूमेंट्स के साथ। इसके बाद ये तो बहुत ही टेक्निकल आपका ऐसे था, लेकिन कभी कभी क्या होता है टेक्निकल ऐसे नहीं आता, ब्रॉड आता है। तो इसमें बॉडी पार्ट में आप क्या कर सकते हो, सोशल एंगल क्या है उसका, पॉलिटिकल एंगल क्या है, ये माइंड में आपके होना चाहिए। इकोनॉमिकल एंगल क्या है उसका, इंटरनेशनल अगर कोई उसका कंपोनेंट हो सकता है, अगर उसका कोई फिलोसॉफिकल ऐसे फिलोसॉफिकल कोई एंगल हो सकता है, आप देखो कोई टेक्निकल एस्पेक्ट है उसमें, ये कुछ वर्ड्स होते हैं, इनके इस एंगल को आपको देखना होगा। एनवायरमेंटल अगर है तो ये एंगल्स देखो, साथ में क्या ये एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ इम्पैक्ट करेगा, क्या एजुकेशन सेक्टर में कुछ इम्पैक्ट करेगा, क्या हेल्थ सेक्टर में ये कुछ करेगा, ये कुछ सेक्टर्स होते हैं, ये कुछ आपके डायमेंशंस होते हैं, ये सब आपको देखना है। चूंकि ये टेक्निकल था, इसका मतलब जो आपको बिल्डअप करना था ये ऐसे ये किसी और थीम पर था, बट जनरली ऐसे जैसे टूरिज्म पे आप लिख रहे हो तो आपको ये सारे पर्सपेक्टिव आप देख सकते हो। मैं फिलोसॉफिकल का एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहता हूँ, जो कभी डिस्कशन में ये आया था कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, अच्छी बाड़े अच्छे पड़ोसी बनाते हैं। तो हम जनरली जब गुड फेंसेस में गुड नेबर्स सोचते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशंस पे हम सोचते हैं कि अच्छी सीमाएं होगी तो भारत पाकिस्तान संबंध अच्छे होंगे, लेकिन ये आर्गुमेंट तो है, बिल्कुल है। इसका एंगल बता रहा हूँ, फिलोसॉफिकल एंगल कैसे कभी मुझे पता चला था, तो ये था गुड फेंसेस में गुड नेबर्स में आप ये कर सकते हो कि अगर हम एक दूसरे के इमोशंस के बीच में अगर फेंसेस रखें तो हम अच्छे नेबर पड़ोसी हो सकते हैं। मतलब हम दूसरों के धर्म का सम्मान करें, उसकी भावनाओं का सम्मान करें, मूल्यों का सम्मान करें, ये एक अच्छी फेंस जो होगी ये अच्छे नेबर्स बनाएगी। इसको और अगर हम देखें तो हमारे जो इमोशंस है उनमें भी अगर हम फेंसेस रखें तो हम इमोशनली इंटेलिजेंट होके बेटर वे में मतलब परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक टॉपिक को आप काफी ब्रॉड एंगल में सोच सकते हो, और आप जितना डाइवर्स व्यू दोगे, जितना ब्रॉड व्यू दोगे, उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। और इसके लिखने का एक कोई तरीका, एक स्पेसिफिक तरीका नहीं है, जो आपको जो भी टेक्निक अच्छी लगती हो, इसमें से जो भी एंगल उसमें सूट हो रहा हो आप फिट करो, नहीं हो रहा तो उसको रिमूव कर दो। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव भी आप ऐड कर सकते हो, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इंटरनेशनल, जियोग्राफिकल आप लिख सकते हो, ये छूट गया था। उसके बाद आप हिस्टोरिकल एंगल लिख सकते हो। तो जो भी आपको लगे कि ये एंगल्स, ये डायमेंशंस डाले जा सकते हैं ऐसे में, और एग्जाम्पल्स, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आप डालते हुए इन एंगल्स को, या कुछ सेक्टर्स आपको लगे कि हेल्थ, एग्रीकल्चर, रोजगार इसमें हो सकता है, और डिफरेंट सेक्टर्स आप सोच सकते हो। तो एक हमेशा से रफ वर्क हमेशा करना है ऐसे के लिए, मुझे लगता है कि रफ वर्क करना जरूरी है, एग्जाम्पल्स देना जरूरी है, इंट्रोडक्शन बहुत क्लियर होना चाहिए, और कंक्लूजन में जो ऐसे का टॉपिक है वो कंक्लूड होना चाहिए, ताकि एक फीलिंग है कि आपने जो लिखा हुआ है उसको आपने कंक्लूड किया हुआ है। ये कुछ कीवर्ड्स है, बॉडी पार्ट आप डिफरेंट वे में जा सकते हो, इंट्रोडक्शन डिफरेंट कर सकते हो, बट जो कोर लाइन है वो सेम है कि आपको टॉपिक समझाना है, उसको एक्सप्लेन करना है, या उसका डायमेंशंस दिखाने हैं और उसको कंक्लूड करना है, यही ऐसे है। तो आप अपना तरीका देखिए आप किस में कर सकते हैं, और उस पर प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका ऐसे बिल्डअप होगा। ऐसे शॉर्टकट में बिल्डअप नहीं होगा कि आज आपने कह दिया कि मैं लिख दिया,
वो हो सकता है आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके नंबर ले आओ, बट कंसिस्टेंट परफॉर्म करने के लिए आपको एक छोटा सा अपनी स्टाइल डेवलप करनी होगी, और वो आप देखिए किस तरीके से डेवलप करना है, जिस भी तरीके से आपको लगे इस तरीके से ऐसे लिखा जाता है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसे इतना आप लोगों के लिए ठीक है। हमने जीएस पेपर 1 में और 4 में गंगा जी ने आपको बताया, जीएस 2, 3 में मैंने थोड़े से इंसाइट्स दिए मेरे जो है, उसके बाद न्यूज़पेपर रीडिंग में गंगा जी ने आपको जितना बताया आप वो देखिए। ऐसे में मुझे लगता है कि मेरे पास इतना जो मैंने समझा है वो ये है। ऐसे कुल मिलाकर ये है कि जो लोग यहाँ प्रिपरेशन करने नहीं आ सकते दिल्ली, या गाइडेंस की कमी है हिंदी माध्यम में, उन सबके लिए मैं यही मैसेज दूंगा कि आपको नॉलेज पे ज़्यादा फोकस नहीं करनी है। यूपीएससी इज़ नॉट अबाउट नॉलेज। इंफॉर्मेशन सबके पास होती है, नॉलेज मतलब उससे आप समझते क्या हो। यूपीएससी इज अबाउट विजडम। उस नॉलेज को आप कैसे यूटिलाइज करोगे, दिस इज द की। हम लोग यही पीछे होते हैं, मतलब हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों से मैं कहूँ या जो रूरल बैकग्राउंड से, उसको यूटिलाइज कैसे करना है हमें नहीं पता होता है। तो मुझे लगता है कुछ कुछ इंसाइट्स हम लोगों ने दिए हैं, और भी हम कोशिश करेंगे जितना हो सकता है, जितनी हेल्प या फिर हम कहें कि जितना हमने डिकोड किया है हम आप लोगों को बताएं। वैसे आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, आप चाहे तो अपने गांव में बैठे हुए दिल्ली की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट कुछ हद तक होती है, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपको पता चलता है कि आप नॉलेज का यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हो, और सिविल्स में सिर्फ यही मापा जाता है कि जो बेटर यूटिलाइज करेगा वो बेटर स्कोर करेगा, जो बेटर स्कोर करेगा वो सिलेक्ट होगा। तो मुझे लगता है कि आप वहाँ बैठे बैठे आज टेस्ट सीरीज कर सकते हो, वहाँ बैठे बैठे आजकल ऑनलाइन क्लासेस चलती है। तो दूर जो भी बैठा है वो ये ना सोचे कि वो दिल्ली नहीं जाएगा तो कैसे प्रिपरेशन होगा। बिल्कुल प्रिपरेशन की जा सकती है, घर में बैठ के की जा सकती है, बस आपका डिटर्मिनेशन चाहिए और अपने आप को इवेल्यूएट करने के लिए एक मेथड चाहिए। तो वो वाया टेस्ट सीरीज हो, वहाँ आपके पास कोई फैकल्टी अवेलेबल हो, कोई आपको गाइड करने वाला हो तो भी बढ़िया है, नहीं हो तो आजकल ऑनलाइन हो ही रहा है जो मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हिंदी माध्यम में मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को हिंदी, अंग्रेजी माध्यम में भी जो दूर बैठे हुए हैं उन्हें अगर करना चाहते हैं तो उस जज्बे से शुरुआत करनी चाहिए और बिल्कुल आत्मविश्वास रखना चाहिए। जैसे गंगा जी आप लोगों के सामने उदाहरण है कि उन्होंने सिर्फ दैनिक जागरण पढ़ा और इतना अच्छा स्कोर किया, रैंक 33 लाए। कोई आवश्यकता नहीं कि आप द हिंदू ही पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ो, शहर में ही पढ़ो, कहीं भी रह के अगर आप में वो जज्बा है, वो आत्मविश्वास है, वो जुनून है करने का, तो किया जा सकता है। और टेक्नोलॉजी के इस युग में और आसान हो गया है। तो बस मैं यही कहूँगा कि बिलीव योरसेल्फ। अगर आपको बनना है तो बनना है, थोड़ी मेहनत होगी, थोड़ा कष्ट होगा दूर बैठे लोगों को, लेकिन किया जा सकता है। तो इसी के साथ मैं ऑल द बेस्ट कहूँगा उन सभी को जो आगे परफॉर्म कर रहे हैं, और एक नए जज्बे से लड़ने के लिए आपको फिर से कहूँगा कि हिंदी माध्यम पे गर्व कीजिए। हिंदी माध्यम से सिलेक्शन होता है, मीडियम कभी भी बैरियर नहीं रहा है और ना रहेगा। ये आपकी सोच है, ये आपका आत्मविश्वास है और ये आपका जुनून है जो आपको सिलेक्ट करवाता है। तो आप जहाँ भी है अच्छे से पढ़िए और देश में, देश के लिए कंट्रीब्यूट कीजिए। थैंक यू।